नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। आज फिर हम एक नई कड़ी लेकर आए हैं, 103वां पायदान यानी कि 103 एपिसोड। और हमारे जो माला है, रत्न रूपी माला में 103 जो रत्न है वो आज जड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में उस बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने बहुत अच्छे नेक काम किए हैं। और जैसे कि आपको हमेशा पता होता है कि किरदार जिंदगी में जो किरदार होते हैं वो बहुत खास होते हैं। खास किरदार से खास बातचीत। और खास क्यों? क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए, अपने कस्बों के लिए नेक कार्य किए जाते हैं, तभी वो किरदार का हिस्सा बन पाते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूं वो किसी परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी परंपरा है छोटा सा उनका परिचय जरूर दूं। हालांकि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि मैं बहुत छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपका दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा परिचय अगर मैं पढ़ने लग गई तो मैं आपसे शायद बात न कर पाऊं। तो छोटा सा परिचय। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और जिस महान शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ वो है डॉक्टर यतीन्द्र कुमार कटारिया जी, जो कि सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति, विदेश एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के, और साथ ही अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद अमरोहा जनपद और संयोजक हैं विश्व हिंदी मंच के। अब आप समझ ही चुके होंगे कि जिस व्यक्तित्व से आज मिलवाने आई हूँ वो हिंदी के पुजारी हैं, हिंदी को बढ़ावा देते हैं, हिंदी के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है, परिचय बहुत बृहत है, क्योंकि अभी अभी एक कार्यक्रम उन्होंने किया है जिसमें, हालांकि इस विषय पर हम उनसे जरूर बातचीत करेंगे। मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम में वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, जिसमें मुख्य अतिथि रहे हैं केरल के महामहिम राज्यपाल जी। और अगर उनके परिचय की बात करूं, अगर मैं उनकी शान में अगर कसीदे पढ़ने की कोशिश करूं तो बहुत लंबा परिचय है। थोड़ी थोड़ी बातें बताती हूँ, थोड़ा सा चुराना जरूरी है क्योंकि उनसे बात भी तो करनी। आप अमरोहा से आते हैं और कुछ जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन आपने किया है। जो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपने एमए संस्कृत हिंदी शिक्षा शास्त्र योग पर किया है, बीएड किया है आपने और पीएचडी भी की है। उसके अलावा अगर मैं संपादन की बात करूं, जल्दी जल्दी मैं आपको परिचय देती हूं उनका। आर्यवर्त केसरी राष्ट्रीय पत्र समाचार पत्र के आप संपादक हैं। धन्य धनौरा स्मारिका है उसके प्रधान संपादक हैं। ब्रह्म राशि के प्रधान संपादक हैं और योग निधि के प्रधान संपादक हैं। ये तो संपादन की बात हो गई। अब जल्दी जल्दी इनके व्यक्तित्व के बारे में ये मैं अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे इनसे बात करनी है इस विषय पर। उसके अलावा अगर मैं कुछ विशेष योग्यताएं इनकी बताऊं तो श्रेष्ठ शिक्षाविद के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार, राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 से आपको अलंकृत किया गया है एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2016 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपका नाम प्रस्तावित है। श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जिला प्रशासन द्वारा 3 वर्ष तक लगातार एवं मंडलायुक्त मुरादाबाद व राष्ट्रीय मंचों से आप सम्मानित हो चुके हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, दिल थाम के रहिए, बहुत सारी बातें इनके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। और थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के दक्षिण पूर्वोत्तर पश्चिम एवं उत्तर राज्यों में विभिन्न हिंदी कार्यशालाओं, राजभाषा संवाद, राष्ट्रीय संगोष्ठियों में निरंतर उद्बोधन तथा राजभाषा हिंदी भारतीय संस्कृति का निरंतर प्रचार प्रसार में योगदान दिया है इन्होंने। और जिसका हाल ही में एक जो उनका योगदान है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैसूर में पावर ग्रिड परिसर में आयोजित राजभाषा संवाद एवं
हिंदी कार्यशाला संगोष्ठी तथा बेंगलुरु स्थित पावर ग्रिड परिसर में हिंदी कार्यशाला संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आपने प्रतिभाग किया है। श्री श्री रविशंकर आश्रम बेंगलुरु में संस्कार भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कला संगम में परम पूज्य सरसंघचालक जी की पावन उपस्थिति में देश भर के कला एवं संस्कृति साधकों के साथ आपने प्रतिभाग किया है। इसके अलावा भी जो चूंकि आप लेखक भी हैं तो आपकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, उसके बारे में जरा सा मैं बताना चाहती हूँ। 7 समुंदर पार हिंदी की पुस्तक है। इस पुस्तक का 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में विमोचन किया गया। क्या बात है। हिंदी का जो विस्तार है, प्रचार है, वो आप करते हैं। इस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल, ये जो आपकी एक पुस्तक है हिंदी का विश्व विस्तार, इस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल और श्री आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों से श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय परिसर, गजरौला जनपद, अमरोहा, उत्तर प्रदेश में किया गया। उसके अलावा एक और आपकी पुस्तक है पर्यावरण प्रहरी। इस पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के कर कमलों में से शिमला में स्थित जो राजभवन है वहां पर किया गया। बहुत ज्यादा इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व है और मुझे लगता है कि मैं पढ़ते पढ़ते खुद ही आतुर हो रही हूँ। उसके अलावा यदि प्रकाशित शोध पत्रों की मैं बात करूँ, 2-4 मैं बताऊंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि उनसे बात करनी है। महर्षि दयानंद एवं स्वराज्य प्राप्ति गुरुकुल शोध पत्रिका, विदेशी वनस्पति पर्यावरण के लिए चुनौती समाज विज्ञान शोध पत्रिका, हिंदी काव्य में स्वतंत्र चेतना एवं राष्ट्रवादी तत्वों समाज विज्ञान में शोध पत्रिका, ये सब इनके शोध पत्र रहे हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच की यदि मैं बात करूं तो विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल 2015 में शिरकत की इन्होंने। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी भोपाल 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक कुंभ हरिद्वार, वेद विज्ञान सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार मुरादाबाद। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2019, विश्व हिंदी दिवस नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय लोकसभा संगोष्ठी 2019 उज्जैन। इसके अलावा बहुत बड़ा परिचय है और मुझे लगता है कि इनका परिचय पढ़ते पढ़ते 1 घंटा बीत जाएगा। तो चलिए हम आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और हिंदी के प्रति जो उनकी रुचि है उन तमाम रुचि के बारे में। और चूंकि हिंदी को जब हम बढ़ावा देते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि अंग्रेजी इंग्लिश मई है हमारा ये भारत, जहां पर अंग्रेजी बोलना बड़े शान की बात होती है। तो चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सादर नमस्ते। हम आभारी हैं, आपने हमें अपना समय दिया और आपका समय बहुत कीमती है और चूंकि किरदार जिंदगी के लिए आप पधारे हैं तो आपका पुनः अभिनंदन है। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन है। इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारे दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो डॉक्टर यतीन्द्र, हम जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा परिवार के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप जो हो, कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो वजूद है उसके परिवार से। तो चलिए हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आपके माता पिता, भाई बहन और अब जो परिवार बढ़ा, पत्नी, बच्चे। तो हम चाहेंगे कि आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। स्वागत है। धन्यवाद पहली बात तो, और सभी को सादर नमस्ते। वैभव जी, आपका भी राज्य हिंदी संस्थान और तमाम जो जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की शुरुआत उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से होती है और उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस परिवार में जन्मा हूं जहां मेरे दादाजी पूज्य महाशय भारत सिंह आर्य, जिन्होंने आर्य समाज का और भारतीय संस्कृति का
गोरक्षा का तमाम जो आयाम है उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और देश के जी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही। जी उन परंपराओं का मुझे नाज है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, चूंकि आपने बहुत सुंदर शब्द जिस समय परिचय करा रही थी, तो हिंदी के पुजारी के रूप में मेरा परिचय दिया, तो निश्चित रूप से मुझे गर्व इस बात का है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ और हिंदी के अस्तित्व की बात पंजाब में आई, तो उस समय पंजाब में हिंदी सत्याग्रह हुआ। देश का एकमात्र सत्याग्रह जो देश के अंदर चला, हिंदी सत्याग्रह, उसमें सत्याग्रही के रूप में पंडित प्रकाश जी शास्त्री जी, जो कभी बड़े प्रखर वक्ता और सांसद हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पूरे देश के लोगों ने, जो हिंदी प्रेमी थे, उस समय पंजाब में हिंदी सत्याग्रह चला था 1953 के आसपास। तो उसमें सत्याग्रही के रूप में मेरे दादा पूज्य महर्षि भारत सिंह आर्य जी का प्रतिभाग करने का मौका रहा है। तो उन जड़ों से जुड़ने का मुझे गर्व है। और मेरे पिताजी श्री यशपाल सिंह जी एक साधारण किसान, माता हरमुखी देवी जी के पावन संस्कार, और मेरे नाना जी पूज्य मुंशी सुनहरी सिंह जी बटार, वह भी बहुत संस्कृति कर्मी, समाज सेवी और बड़े प्रखर राष्ट्रवादी तत्व से भरपूर रहे हैं। तो उस परिवेश में आगे बढ़ने का मौका मिला। 5 भाई हैं। सबसे पहले श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। उनके एक बेटे इस समय वियतनाम में योग गुरु के रूप में हम माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक सेवा में संलग्न हैं। दूसरे भाई नरेंद्र जी हैं, जो पैतृक मेरा गांव है, ग्राम मोहद्दीनपुर, मंडी धनोरा तहसील, जनपद अमरोहा, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। तो उस गांव के प्रधान रहे हैं। उनके एक बेटे इस समय भारत की सीमा पर मेजर के रूप में मेजर विश्वेंद्र कटारिया योगदान दे रहे हैं, और एक बेटी उनकी प्रोफेसर है। और उसके पश्चात मेरा नंबर है, मैं हूँ, पत्नी है, वो संस्कृत में पीएचडी हैं, वो भी प्राध्यापक हैं। 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े कनिष्ठ कटारिया हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। छोटी बेटी स्वस्ति अभी 12th किया है, और वह मेडिकल की तैयारी कर रही है। सबसे छोटे अभी 5 साल के हैं, कुंज कटारिया। तो ये परिचय है। छोटे भाई जो हैं सुदेश कटारिया हैं, वो इंस्पेक्टर हैं CISF में, और सबसे छोटे जो हैं वो चिकित्सा अधिकारी हैं पशुधन विभाग में। तो इस तरह से 5 भाई हैं। सबसे बड़ी बहन सुधा देवी, यहीं एक रसूलपुर गुर्जर बड़ा प्रसिद्ध गांव है अमरोहा जनपद का, उसमें उनकी शादी हुई है। तो ये सब मिला जुला आयाम परिवार का आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए, और जिस तरीके से आपके पूर्वज चलते आए हैं, निसंदेह जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके खून में है, आपके रक्त में है, और बहुत साधुवाद इस बेहतरीन कार्य आपका के भी विशेष धन्यवाद है। तमाम जो कार्यक्रम मैं देखता हूँ, व्यक्ति विशेष पर जब बात आती है तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि शायद ही बहुत कम लोग परिचित कराते होंगे, लेकिन बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा कि गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को, याद कर दो जो नहीं देते दिखाई। तो जो नींव के पत्थर हैं उनका स्मरण जरूर करना चाहिए, और भव्य स्मरण वो आपके माध्यम से हो रहा है, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। डॉक्टर साहब, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है, जब भी हम किरदार जिंदगी का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, जो भी किरदार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है, क्योंकि परिवार का आपस में जुड़ाव और वो सारी चीजें जब हम किसी भी पटल पर या कहीं भी बोलते हैं या बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने अपने परिवार को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आपने अपने परिवार को याद किया है, आपने अपने पूर्वजों को के बारे में हमें बताया है। तो ये मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी परंपरा है, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि शिक्षण का भी कार्य आपने किया, आप शिक्षाविद भी हैं और सलाहकार भी हैं, और विदेश मंत्रालय में भी हैं। तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो अभी का है पार्ट। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि रक्त में वो चीजें आपकी चल रही हैं, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई होगी, जब आपके अंदर वो उबाल आता होगा कि मुझे देश के लिए, मुझे हिंदी के लिए कार्य करना है। तो वो समय कौन सा था जब आपके मन मस्तिष्क में ये सारी चीजें आई कि मुझे जो अगर करना है कुछ, तो मुझे हिंदी का उत्थान करना है या हिंदी को बढ़ावा देना है। तो वो वाकया हम जानना चाहते हैं। दरअसल पूज्य दादाजी महर्षि भारत सिंह आर्य, वह विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों से, गोरक्षा सत्याग्रह आंदोलन से, और विशेष रूप से
आर्य समाज के कार्यक्रमों से जुड़े हुए बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ क्षेत्र में स्थापित रहे हैं। तो उस कड़ी में घर पर कैसे कई बार ऐसे अतिथियों का आना होता था जो बड़े उपदेशक होते थे, बड़े आर्य समाज के बड़े मूर्धन्य विद्वान होते थे। कई ऐसे लोग होते थे, हमारे यहाँ जनपद में एक ऋषि जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए उत्तम सिंह त्यागी। तो ऐसे तमाम लोग घर आवागमन उनका लगा रहा, तो उनका बहुत विशेष बचपन में प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव का ये परिणाम हुआ कि बचपन से ये लो हृदय में पैदा हुई कि मुझे भी अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो प्रवचन सुने, जो उपदेश सुने, जो सानिध्य उन अतिथियों का, घर आने वाले मेहमानों का रहा, तो उसकी एक बड़ी भूमिका है। और मैं तो मानता हूँ कि हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में पंच महायज्ञ का जो विधान किया उसकी बड़ी वैज्ञानिकता है। हमारे यहाँ पंच महायज्ञ का अर्थ ये है कि पहला ब्रह्म यज्ञ है, हम एकांत में जब चिंतन करते हैं कि अच्छा बुरा किया, लेकिन उसके साथ साथ देव यज्ञ है जिसे हम हवन कह सकते हैं पर्यावरण की शुद्धि के लिए। लेकिन उसके अलावा जो 3 यज्ञ हैं जिनकी बड़ी महत्ता है वो है अतिथि यज्ञ। एक हमारे घर जो मेहमान आते हैं, विद्वान आते हैं, उनका हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बड़ा महत्वपूर्ण, खासतौर से जो छोटी पीढ़ी है बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किस तरह के मेहमान आपके घर में आ रहे हैं वो आपके माहौल को प्रभावित करते हैं। तो मैंने महसूस किया कि उन विद्वानों का बहुत बड़ा फर्क हम सबके जीवन में आया। एक वैचारिक मंथन बचपन से ही जागृत हुआ और इतना जागृत हुआ कि बचपन में गांव में ऐसी अजीब आदत बन गई थी कि गांव के बाहर एक अपना आश्रम बनाने की, जब हम 6ठी 7वीं में बल्कि 4थी 5वीं के बच्चे होते थे प्राइमरी स्कूल के, तो उस समय गांव में एक बच्चों की मैंने टोली बना करके गांव से बाहर सप्ताह में यज्ञ करना, गांव के चारों तरफ पेड़ लगाना, ऐसी भावनाएं बचपन से स्फुटित हुई। तो ये जो बचपन में ये भाव स्थापित हुए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा कि संस्करणम गुणांत धारणम संस्कार है, कि संस्कारों का आधान गुणों के रूप में जब आधारित होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि के द्वारा, तो वो फिर आगे जाकर के स्फुटित होते हैं और पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। तो उसके मूल में वही संस्कार और वही अतिथियों का और परिवार की भूमिका का, संस्कारों का, इन सबका मिला जुला समावेश रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब आप शिक्षण के क्षेत्र में आए तो निसंदेह आप अपने बच्चों को, जो आपके छात्र छात्राएं रही होंगी, उनको आपने हिंदी के प्रति प्रेम करना सिखाया होगा। और जो अंग्रेजी इंग्लिश का मैंने प्रयोग किया कि आजकल हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स करके एक अलग सी भाषा बना के लोग बोलते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है डॉक्टर साहब कि जब आप कहीं जाते हो किसी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा लगता है कि प्रतिष्ठित है, और वहाँ पर अमूमन अंग्रेजी बोलना लोग पसंद करते हैं। तो उस समय अपने ही देश में अगर हम हिंदी को अगर हम दरकिनार करते हैं तो निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि खुद के घर से किसी ने बाहर निकाल दिया है। एक मेरी हिंदी की कविता, हिंदी की वेदना के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता आज याद आ रही है। वो कविता मैं सुनाऊंगी बाद में, लेकिन अभी मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि अभी आपको सुनने के लिए लोग आए हैं। दरकिनार करना, आप हिंदी के लिए कार्य कर रहे हो और वहीं हिंदी को दरकिनार किया जाता है। या प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए, अंग्रेजी आप बार-बार शिक्षक शिक्षिकाएं अंग्रेजी में बात करती हैं, जो अभिभावक होते हैं उनसे। उस समय थोड़ा-सा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको लगता है कि काश मुझे भी अंग्रेजी आई होती तो मैं भी अच्छे से बोल लेती या बोल लेता। तो ये भावनाएं जब आपके जहन में आती हैं तब आप हिंदी से दूर हो जाते हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो ऐसा सोचते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी या तो गुलामी मानसिकता के शिकार हैं या अपने राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हम कहीं ना कहीं सजग नहीं हैं। ऐसा नहीं है। यदि हम दुनिया के परिवेश में देखें तो विकसित राष्ट्रों में, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो, और तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं, जर्मन हैं, जिन्होंने सारा ज्ञान विज्ञान अपनी ही भाषा में समुन्नत किया है। तो ये हमारी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता शिथिल है, जहां हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक, अपनी भाषाओं के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति
हम कहीं ना कहीं क्षीण नजर आते हैं। जबकि अभी हाल ही में मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ फिजी में, तो वहाँ एक जापान के बड़े प्रसिद्ध विद्वान है, बड़े हिंदी प्रेमी हैं, मिजो कामी जी। अभी 3 साल पहले भारत सरकार ने उन्हें हिंदी की सेवा के लिए पद्मश्री से भी अलंकृत किया है। तो उन्होंने वही दर्द व्यक्त किया कि हिंदी का इतना विपुल साहित्य होते हुए, हिंदी की जो उत्पत्ति है संस्कृत में, उसकी इतनी समृद्ध परंपरा होते हुए, और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली हिंदी के होते हुए, भारतीयों के मन में हिंदी को लेकर के कुंठा और शर्म की बात देखने को मिलती है जब वो हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। ये भाव हमने कभी आने नहीं दिया अपने विद्यार्थी जीवन में भी, और आज भी बड़े शान के साथ में। और मैं तो कहता हूं कि जब हम और अन्य अपने राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, हमारा ध्वज है, हमारे तमाम और राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उसी तरह से हमें अपनी संकीर्ण मानसिकता से उठ करके हिंदी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसका सबक हमें आज़ादी के समय हिंदी को लेकर के जो बड़ा उत्साह और अभियान देखने को मिला, उससे ले सकते हैं। आज जिस तमिलनाडु में लेकर के हिंदी को लेकर के विरोधाभास है, हमें इस बात का संज्ञान होना चाहिए। उसी तमिलनाडु में जब अंग्रेजी शासन के तुरंत पश्चात वहाँ क्षेत्रीय सरकार का गठन हुआ और वहाँ मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी जी बने, तो उन्होंने हिंदी को वहाँ अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया। और तमाम अहिंदी क्षेत्र के विद्वानों ने, हिंदी क्षेत्र के नहीं, अहिंदी क्षेत्र के विद्वानों ने, चाहे महाराष्ट्र के काका कालेलकर रहे हों, चाहे गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र रहे हों, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर जी, देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय शांति निकेतन जहाँ हिंदी भवन है। तो उस तरुणाई के साथ में, उस उत्साह के साथ में उन राष्ट्रीय नेताओं ने, जो अहिंदी क्षेत्र के राष्ट्रीय नेता थे, पंजाब के लाला लाजपत राय, तमाम देश के उन अहिंदी क्षेत्र के विद्वानों ने हिंदी की पताका को आगे फहराते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो संकल्प लिया, आज उसी के बदौलत है कि हिंदी भारत की संविधान में राजभाषा के रूप में शामिल हुई। और उनकी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति रही हिंदी क्षेत्र के विद्वानों की। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। आज तो हम हिंदी को बोल करके बड़ा संकोच करते हैं, लेकिन उन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए। जिस समय स्वामी दयानंद ने देश में नवजागरण आंदोलन का शंखनाद करते हुए वह कलकत्ता की धरती पर पहुंचे, और उस समय वो संस्कृत में अपने प्रवचन करते थे, तो उस समय केशव चंद्र सेन, जो वहाँ बहुत बड़े समाज सुधारक थे पश्चिम बंगाल में, तब उन्होंने स्वामी दयानंद को एक सलाह दी कि स्वामी जी, यदि पूरे देश में आप अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं, राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद करना चाहते हैं, स्वतंत्रता के इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और भारत की गरिमा को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि आप आज के बाद हिंदी में ही अपने ग्रंथ लिखिए और हिंदी को ही अपने उद्बोधन की, अपने प्रवचनों की भाषा बनाइए। तब स्वामी जी ने संकल्प लिया और सारे ग्रंथ गुजराती होते हुए महर्षि दयानंद ने हिंदी में लिखे, और हिंदी को आर्य भाषा की संज्ञा देते हुए आर्य समाज का दुनिया भर में जो प्रचार और प्रसार है वो हिंदी में हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तब इस तरह की संकीर्ण भावनाएं स्वतः ही हमसे बाहर निकल जाती हैं, और हम राष्ट्रीय भावना के साथ में, जैसे जापान है, जर्मन है और दुनिया के तमाम देश हैं, उन्होंने हिंदी की तरह, जिस तरह से हमें आगे बढ़ाने की बात है, उस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की तरह अपनी अपनी भाषाओं को, वहाँ भी और अनेक क्षेत्रीय भाषाएं रही होंगी, लेकिन एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में आत्मसात करते हुए, ज्ञान विज्ञान के रूप में, प्रशासनिक रूप से और व्यवहारिक रूप से आत्मसात करते हुए अपनी भाषा को बड़े गर्व के साथ अपनाया। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी। और हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उमंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी लगातार बने हुए, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास जो हमारे श्रोता हैं, गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती, स्वागत करती हूँ। आप सभी से एक ही विनती है कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करते रहिए, ताकि जो कार्यक्रम है वो दूर दूर तक पहुँचे और हिंदी के अलख जगाने वाले व्यक्ति के विशेष कार्य के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके।
बहुत अच्छी बात आपने कही। और लेकिन आप चूंकि इतने विदेशों की यात्रा भी आपने की है और हिंदी के प्रचार के लिए आप मंत्रालय में भी हैं, मंत्रालय मंत्रालय का सारा कार्यभार जो होता है वो हिंदी में होता है या मिली-जुली सरकार वहाँ भी है? नहीं, दरअसल राजभाषा अधिनियम जब बना तो उसमें कै वर्ग, खै वर्ग, गै वर्ग 3 श्रेणियां उसमें निर्धारित की गई हैं। जो हमारे हिंदी क्षेत्र हैं शुद्ध, वो कै वर्ग में है। जो जिनमें हिंदी का कम चलन है वो खै वर्ग में है, बाकी गै वर्ग में है। लेकिन प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक हिंदी का हम संवैधानिक रूप से प्रयोग कर सकें, और उसके लिए संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं कि हमें इतने पत्र इस लेवल पर, इस स्तर पर हिंदी का प्रयोग करना है। और उसके लिए उसका निरीक्षण करने के लिए और उसकी समीक्षा के लिए संसदीय हिंदी समिति है, राजभाषा हिंदी सलाहकार समितियां, तमाम तरह के उसके पीछे अभियान भी और संस्थाएं भी लगी हुई हैं। लेकिन जिस मजबूत और संकल्प शक्ति के साथ में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार करते हुए आत्मसात करने की बात कही गई थी, उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। दरअसल क्या है, हम औपचारिकताएं ज्यादा निभाते हैं, चूंकि एक बाध्यता है राजभाषा हिंदी अधिनियम के अंतर्गत हमें उसे मैंने अनुपालन करने जी, की। जी डॉक्टर साहब ये बात तो बताएं आप कि वहाँ जी, मिली-जुली सरकार है या हिंदी में कार्य होते हैं? नहीं, हिंदी में जो श्रेणियां हैं उसके अनुसार हिंदी में काफी प्रगति अब आई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं, क्योंकि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उन्होंने राजभाषा सम्मेलन के माध्यम से स्वयं प्रतिवर्ष अपनी उपस्थिति देकर के इस राजभाषा की कड़ी को और ज्यादा मजबूत किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे भारत की किसी कोने की बात हो, दुनिया के किसी भी देश की बात हो, वो बड़े गर्व के साथ में हिंदी में ही अपने उद्बोधन देते हैं। तो वर्तमान जो समीचीन हिंदी के लिए वातावरण है वह बहुत श्रेष्ठ है और सकारात्मक है। जी, उसमें और ज्यादा गति की मैं समझता हूँ आवश्यकता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और आपका बहुत-बहुत साधुवाद। हमारे साथ सुधा राज दीदी लखनऊ की बेहतरीन कवित्री जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको पटल पर देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। कुछ बातें हैं आपके परिचय में शुमार हैं और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएँ। मैंने वो चीज़ें छुपा ली थी आपके परिचय के दौरान। डॉक्टर यतीन्द्र विद्यालंकार, ये विद्यालंकार क्या है और आपको कब मिला, कैसे मिला, उसके बारे में भी हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके अलावा जो मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सानिध्य में छात्र राजनीति प्रारंभ की तथा वर्ष 1993 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक महामंत्री बने। उन दिनों हरिद्वार में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। महिला महाविद्यालय न होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को देहरादून अथवा सहारनपुर जाना होता था, जबकि केवल मात्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा थी, जहां केवल मात्र पुरुष ही पात्र थे। तब आचार्य यतीन्द्र विद्यालंकार ने स्त्री शिक्षा आंदोलन का शंखनाद किया और हरिद्वार से महिलाओं के लिए जो कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था थी, वो सारी चीजें जो आपने की है, वो मैं चाहती हूँ कि चूंकि एक नेक काम आपने किया है महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए, तो वो सारा जो एक वाकया है, अगर मैं कहूँ संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं जी को जी जी, बताएं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। दरअसल हमारे सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ भी छात्र राजनीति से हुआ। सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हरिद्वार में हमने काम करना शुरू किया। और उस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो देश ने दुनिया का प्राच्य विद्या के दृष्टिकोण से और भारतीय सांस्कृतिक जागरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1900 में स्वामी श्रद्धानंद जी, जो देश के उस समय बड़े नेता थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। महात्मा गांधी, दुनिया के तमाम बड़े राजनेता उस विश्वविद्यालय में आते रहे हैं। और विशेष रूप से हिंदी के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान की जब बात आती है तो देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी में अध्ययन की व्यवस्था उस समय की। तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला और वहाँ, जिसे हम दिल्ली विश्वविद्यालय में BA ऑनर्स कह सकते हैं लैंग्वेज में, वो भाषा के दृष्टिकोण से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्नातक
विद्यालंकार के रूप में मैंने किया। और वहाँ प्रथम मैं छात्र संघ महामंत्री रहा। बड़े संघर्ष के बाद हमने छात्र संघ के चुनाव कराए, फिर उसके बाद मैं छात्र संघ का वहाँ अध्यक्ष बना। तब हरिद्वार में बड़ी विचित्र स्थिति थी। तमाम अभिभावक हमारे पास आए कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए बेटियों को या तो सहारनपुर जाना होता है या फिर देहरादून जाना होता है, तो आप इसमें कुछ कीजिए। तब मैंने करीब 250 बहनों को साथ लेकर के और उन अभिभावकों को साथ लेकर के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जो उस समय कुलपति होते थे प्रोफेसर सुभाष विद्यालंकार जी, उनके आवास पर अनशन प्रारंभ कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके लिए तमाम कमेटियां बनी, तमाम जद्दोजहद चली। और तब जाकर के, चूंकि हमारी गुरुकुलीय परंपरा ऐसी है कि उसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, तो हमने कहा कि हम सहशिक्षा के पक्षधर नहीं है, आप अलग से एक कैंपस केवल महिलाओं के लिए जरूर खोल दीजिए। तब लंबे संघर्ष, करीब कई महीने का वो आंदोलन चला और मुझे उसमें सफलता मिली। और देश की उस समय यूनिवार्ता, भाषा, सारी मीडिया ने उस आंदोलन को बड़ी मजबूती दी और उसकी बदौलत हरिद्वार में आज महिला गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना है, जिसमें हजारों की संख्या में ज्ञान, विज्ञान और तमाम उच्च विषयों को लेकर के वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। तो वो उपलब्धि मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और गुरुकुल में पढ़ करके, गुरुकुल के स्नातकों का हिंदी के योगदान में बड़ा योगदान रहा। जहाँ तक विद्यालंकार की आप जब बात की, आपने थोड़ा सा उसमें परिचय दे दूं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार बहुत बड़ा नाम रहा है। डॉक्टर महेश विद्यालंकार, और विदेशों में, अफ्रीकन देशों में डॉक्टर नरदेव वेदालंकार जी उस जमाने में गुरुकुल कांगड़ी से पढ़ करके गए, जिन्होंने हिंदी सेवा संघ की स्थापना करके हिंदी के लिए बड़ा काम किया। मॉरिशस में, तमाम देशों में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने जाकर के हिंदी का और भारतीय संस्कृति का परचम फहराया। और उस समय गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए कहा जाता था कि आएगा खत अरब से, उसमें लिखा यह होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो ऐसी हलचल गुरुकुल के स्नातकों ने, उन विद्यालंकार श्रेणी के स्नातकों ने मचाई। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस शानदार परंपरा का, उस गौरवशाली परंपरा का विद्यार्थी रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब आप विदेशों में हिंदी के लिए जब आप जाते हैं, हिंदी के कार्यशाला के लिए या हिंदी के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? वहाँ के लोग हिंदी के प्रति क्या रुझान रखते हैं, या जो भारतीय हैं जो विदेश में बसे हुए हैं, उनका हिंदी के प्रति क्या लगाव है, या ऐसा है कि वहाँ जाके वो हिंदी को थोड़ा सा भूल गए हैं, या कुछ मिला जुला कैसा रहा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जब विदेशों में जाकर के हिंदी की स्थिति को हमने देखा, तो मैं कहता हूं कि प्रत्येक भारतीय को उनसे सबक लेना चाहिए। गुयाना, फिजी, मॉरिशस और सूरीनाम, तमाम देशों में जो विशेष रूप से अब से कई सौ साल पहले भारतीय गए हैं, वो बेचारे कभी गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को तमाम विषम परिस्थितियों को झेलते हुए जिंदा रखा। और आज साहित्यिक रूप से मॉरिशस इतना समृद्ध है कि वहाँ हिंदी के लिए तमाम नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं, हिंदी पर तमाम कार्य हो रहे हैं। सूरीनाम में हो रहे हैं, गुयाना में हो रहे हैं, फिजी की तो दूसरी राजभाषा हिंदी है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहीं भी लेश मात्र भी अपने आप को इस संकीर्ण विचारधारा का प्रभावित होने नहीं दिया कि हमें कहीं हिंदी से दूरी बनाए रखनी है, बल्कि उन्होंने रामायण और गीता और तमाम ग्रंथों को उस जमाने में दुबका करके, छुपा करके ले करके गए। उन परंपराओं को जिंदा रखा, उन त्योहारों को जिंदा रखा, उन मूल्यों को जिंदा रखा। और हिंदी की परंपरा इतनी मजबूत ढंग से आज उन तमाम देशों में है कि जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है। आज फिजी में शब्द प्रयोगशाला 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का एक बहुत सुंदर एक वहाँ नवाचार स्थापित हुआ है जो हिंदी के लिए बड़ा काम करने वाला है। इसी तरह से मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय पूरी दुनिया में हिंदी के लिए बड़ा काम कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी को बनाने के लिए बड़ा काम विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मॉरिशस के और फिजी जो हमारे तमाम ऐसे देश हैं जहां भारतीय उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, उसके अलावा भी आज हमें गर्व होना चाहिए कि जिस देश के हम सैकड़ों साल
गुलाम रहे हैं, आज वहाँ एक भारतीय प्रधानमंत्री है। वहाँ भी हिंदी के लिए बड़े काम हो रहे हैं। आज अमेरिका में बड़े काम हो रहे हैं। आज अमेरिका के और दुनिया के बड़े-बड़े देशों के कंपनियों के सीईओ, बड़े-बड़े राजनेता हिंदी सीखना चाहते हैं, उत्सुक हैं। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने तो कहा था कि यदि हम भारत को सही ढंग में सीखना चाहते हैं तो अमेरिकियों को हिंदी सीखना चाहिए। तो इस तरह से विश्व पटल पर हिंदी के प्रति बड़ा सहज और बड़ा सकारात्मक भाव है। और जापान में तो हिंदी के पर बड़ा काम हुआ है। वहाँ तो हिंदी के लिए इतना श्रेष्ठ काम हुआ है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हिंदी के मौलिक विद्वान जो मूल रूप से जापान के हैं, रूस के हैं, वो बड़ा काम हिंदी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि जो चाइनीज हैं वो अपनी भाषा में बात करते, जापानीज अपनी भाषा में बात करते, जो जिस देश की भाषा है उस देश की भाषा में बात करते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी चाइना का व्यक्ति वो अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, किसी और भाषा में बात नहीं करेगा। जापान के जो व्यक्ति हैं वो अपनी जापानी भाषा में बात करते। लेकिन जब हम हिंदुस्तानी कहीं विदेश जाते हैं तो हम अपनी जो मातृभाषा है या हम अपने ही देश में भी और दूसरे देशों में भी मातृभाषा को थोड़ा कम आंकते हैं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां आपके समक्ष, चूंकि आपने तो इतना ज्यादा काम किया हिंदी के लिए, तो जब इस तरह की परेशानियां सामने आई, कभी ऐसा लगा कि आपके सामने इस तरह की कोई घटना हो रही है, तब उस समय की जो मनस्थिति थी आपकी वो क्या थी? कई बार ऐसी स्थिति आई। मलेशिया एयरपोर्ट पर एक बार एक सज्जन मिले थे, भारतीय, देखने में तो उनसे जब बात की तो अंग्रेजी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में जवाब दे रहे। पूछा आप हैं कहाँ के वैसे मूल रूप से, तो बताया कि हमारे पीढ़ी, इतने पीढ़ी पहले, 1-2 पीढ़ी पहले हम लोग आकर के यहाँ बस गए। तो हिंदी के बारे में जब उन्हें लानत दी और मैंने उदाहरण दिया कि किस तरह से आप लोग यहाँ संपन्नता के और आधुनिकता के परिवेश में अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, और आने वाली नस्लें शायद ही आपको माफ़ करेंगी, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके मूल्यों को और आपकी विचारधारा को पूरी तरह से धूमिल कर देंगी। तब जाकर के उन्हें हाँ ये भाव जगा कि हाँ हमें अपनी भारतीयता की जो हमारी जड़ें हैं, हमारी भाषाएं, हमारी परंपराएं, उन पर हमें नाज करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं हम आधुनिकता की चकाचौंध में, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बड़प्पन मानते हुए अपने मूल्यों से खिलवाड़ करते हैं। जबकि जैसा आपने उदाहरण दिया, चीन है, जापान है और देशों के लोग, आप कितने भी प्रयत्न करें, उन्हें अगर हिंदी भी आती होगी तो वो प्रयास आपसे करेंगे कि वो अपनी भाषा में ही आपसे संवाद स्थापित करें। तो ये हमारी कमजोर मानसिकता का परिचायक है कि हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों को, अपनी भाषाओं को, अपनी परंपराओं को कहीं ना कहीं उपेक्षित करके अपनी ही जड़ों से कटने का काम करते हैं। लेकिन उसका खामियाजा आने वाली उनकी पीढ़ियों को देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे यहाँ मधु चतुर्वेदी जी हैं, हिंदी की बड़ी सशक्त हस्ताक्षर है। एक घटना उन्होंने अभी पिछले मुझे बताई, हम परसों बैठे हुए थे साथ में, एक कोई सज्जन थे उनके मिलने वाले, और उनसे मिलने के लिए जब वो लंदन पहुंचे तो परिवार ने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। हिंदी में कोई बात करने को तैयार नहीं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी भी आती थी, लेकिन वो हिंदी में चाह रही थी कि वो अपनी परंपरा से कितना कट गए हैं, कितना जुड़े हुए हैं, ये मैं महसूस कर सकूं। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में, नकली बड़प्पन में वो कट गए। जब वो उन बुजुर्ग से मिलने के लिए वृद्धाश्रम में पहुंचे और उन्होंने सारा वाकया उनके घर का उन्हें बताया, तब उन्हें इस बात की कुंठाई कि उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने उन मूल्यों को सबसे पहले मैंने ही उपेक्षित किया। आज उसका दुष्परिणाम यह है कि आज मुझे आधुनिकता के चलते और बनावट के चलते और पाश्चात्य परिवेश के चलते हमारे यहाँ जो संवेदनाएं हैं, हमारे यहाँ जो परिवार की भावनाएं हैं, हमारे यहाँ जो अतिथि और पितृ परंपराएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए मैंने अपने परिवार में उस माहौल को, पाश्चात्य को और उस विचारधारा को आत्मसात किया, जिसका दुष्परिणाम मुझे आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आज मेरे ही बच्चे अपनी भाषा से विमुख हो चुके हैं, अपनी परंपराओं से विमुख हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से उस समय बड़ा आत्मिक द्रवित होते हुए बड़ा हृदय कुंठित भी होता है, दुखित भी होता है कि हमारे ही लोग न जाने किन बनावटी भाव से प्रभावित होकर के अपने मूल्यों से, अपनी जड़ों से ही कटते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब परिवेश दुनिया का बदला है। आज भारत को लेकर के दुनिया की जिस तरह से एक मानसिकता बदली है, तो भारतीयों में भी अपने मूल्यों को लेकर के मैं देखता हूँ आज युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं
अपनी भाषा के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक हुई है, तो एक सुखद परिणाम है। और मैं समझता हूँ जिस तरह के प्रयास विभिन्न संगठन कर रहे हैं, आपके द्वारा भी हिंदी साहित्य संस्थान और तमाम संस्थान मिलकर के जो जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो ये एक-एक प्रयास निश्चित रूप से बशीर बद्र के उस शेर को पूरा करने वाला है कि कौन कह सकता है सुराख आसमान में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो परिवर्तन की बयार निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलाव लाएगी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए और हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं और अगर हम घर में ये परंपरा नहीं ला पाएँगे तो शायद वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं हिंदी के लिए वो नहीं हो बिल्कुल। पाएँगी। मुझे आपके परिचय को पढ़ते हुए एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि आपने बहुत सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के द्वारा किए हैं और उसमें आपने सारी तारीखें लिख रखी हैं, मतलब आपको इतनी चीज़ें याद रहती हैं कि आपने कौन-कौन सी तारीख को आप आकाशवाणी में कौन-कौन से विषय के लिए गए थे, वो तमाम चीज़ें आपने इसमें मेंशन की हैं। इसमें आपने रखा है, इसका अर्थ सिर्फ़ इतना ही निकलता है कि आप अपने कार्य के प्रति बहुत सजग हैं। तो जब निश्चित रूप से जी, जी, जी। जी, 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 कहिए, तो कहिए। मुश्किलें जब आती हैं, जी, हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं। आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो घर से भी आपको कई बार बाहर ज़्यादा रहना पड़ता होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। घर वालों का कितना सहयोग रहता है? कई बार ऐसा तो नहीं होता कि पत्नी कह दे कि चिंता का मंडल ले लो और जाओ कैलाश पे चले जाओ, घर के लिए तो सुध नहीं है। कि कभी इस तरह की चीज़ें कभी सुनने को मिली हैं आपको? हाँ, निश्चित रूप से अभी कहीं न कहीं जब हम समय देंगे तो पारिवारिक ज़िम्मेदारियों पर प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी और मेरे परिवार के लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और उसी की बदौलत है कि इतनी उत्साह और ऊर्जा के साथ में मैं निरंतर लगा रहता हूँ। और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, मेरी ज़िंदगी तो एक मुसलसल सफ़र है, जब मंज़िल पे पहुँचे तो मंज़िल को बढ़ा दे। तो वो निरंतर मंज़िल टू मंज़िल जो आगे बढ़ने का क्रम है, उसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि का जो सहयोग है, वही उसके लिए वो एक सहायक है और उसी की बदौलत फिर आगे बढ़ने की साहस और प्रेरणा मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण आयाम है, पारिवारिक सहयोग जब तक नहीं किसी को मिलेगा, तो उसे उतनी मजबूती के साथ और उतने आनंद के साथ में अपने सफ़र को पूरा करने में मुश्किलें आएँगी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। बहुत सारे जो कार्यक्षेत्र आपके रहे हैं उसका निर्वहन आपने किया है, कई जगह आप अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, कई जगह आपने उपमंत्री का पद लिया है, कहीं पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संरक्षक हैं आप बेटी फाउंडेशन के और सदस्य हैं राज्यसभा सलाहकार समिति विदेश मंत्रालय भारत सरकार के। तो इतना कुछ जब आप कर रहे होते हैं, 24 घंटे का हम लोगों के पास समय है, उसी समय में इतना सारा कार्य कैसे हो पाता है? कैसे आप समय को व्यवस्थित करते हैं? बस सुबह से अपनी दिनचर्या प्रारंभ होती है, सुबह योग, प्राणायाम, फिर दैनिक यज्ञ और उसके बाद एक कार्यक्रम निर्धारित परिवार के लिए क्या ज़िम्मेदारी है, अपना विभागीय दायित्व क्या, उनके निर्वहन करने के बाद जो शेष समय है, वो सारा भाषा समर के लिए समर्पित है, सांस्कृतिक समर के लिए समर्पित रहता है। और निरंतर एक कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम के बाद जो ऊर्जा स्वतः ही अपने आप से आंतरिक रूप से स्फुटित होती है। अभी मैंने जैसा आपने पूर्व में ज़िक्र करा, एक बहुत महत्वपूर्ण छोटे से जनपद में रह करके और कई मुझे गर्व है कि मैं लगभग यहाँ अ, आधा दर्जन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर चुका और अभी जो 13 जुलाई को एक बड़ा आयोजन मैंने किया, जिसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम, जो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई और उसका पूरी तरह से दारोमदार मेरे ऊपर था, जिसमें महामहिम राज्यपाल केरल आरिफ मोहम्मद खान साहब आए और हमारे एक बड़ी सांस्कृतिक संस्था गुरुकुल चोटीपुरा का मैंने प्रांगण चुना। उसमें आप समझिए कि भारत के 20 प्रांतों के अतिथि आए हुए थे। मुंबई से वैदेही तामण जी, बड़ा नाम है, जो काम कर रही हैं। लाल हुसैन लोधा जी जनजातीय भाषाओं पर जम्मू कश्मीर से बड़ा काम कर रही हैं और देश के अलग-अलग प्रांतों से लोग पहुँचे और इतना भव्य वो आयोजन हुआ कि महामहिम राज्यपाल साहब बोले कि हम तो तमाम विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और बड़े रचे-बसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था और ऐसा मंच और ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता, ऐसा समन्वय देख करके तो उसके पीछे अपनी मजबूत संकल्प शक्ति रहती है। और मेरा मानना है कि
पंचतंत्र में एक श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन है, अप्रियतु पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ है, कि अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता बड़े दुर्लभ होते हैं, उन्हें जोड़ने का काम। तो जब आप जैसे महानुभाव का, ऐसी विभूतियों का सानिध्य मिलता है तो वो हृदय में भाव जागृत होते हैं और मजबूत शक्ति प्राप्त होती है और निरंतर आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो वो सारे काम स्वतः ही बनते चले जाते हैं। मैं अकेला ही मंजिल पर चला था, साथी मिलते चले गए और कारवां बन गया, तो वाली बात चरितार्थ होती दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप सभी से आदरणीय सोहन लाल शर्मा भाई साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, बहुत साहित्य प्रेमी हैं और बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये कार्य एक नेक कार्य है जो आप जरूर करें। हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बेहतरीन कार्यक्रम आप तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं आपके संघर्षों की, जब हम बात करते हैं आपकी यात्रा की, जो इतनी लंबी आपकी यात्रा रही, इतने सारे पदों को आपने संभाला है, कोई ऐसी वाकया, कोई कुछ ऐसा कोई ऐसी घटना रही हो या कुछ ऐसा रहा हो आपके जीवन में जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते, दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, तो मैं चाहूंगी कि जरूर आप उन क्षणों को याद करें आज। हाँ, कुछ ऐसे क्षण हैं जो निश्चित रूप से जीवन के बड़े अविस्मरणीय क्षण रहते हैं। वो प्रसन्नता के भी होते हैं, वो विषमताओं के भी होते हैं। तो एक तो विद्यार्थी जीवन की घटना है, जिस समय हम पढ़ते थे, चूँकि बड़ा परिवार था, साधारण किसान परिवार, तो परिवार के सभी सदस्य चाहते थे कि भाई अब ग्रेजुएशन कर लिया तो अब आएँ और घर अपने इधर ही पढ़ें। तो उस समय बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। तो अब मैंने घर वालों से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे सारा खर्चा वर्चा ना छोड़ करके, और मैंने एक निवेदन किया एक प्राइवेट फैक्ट्री के कि मैं गार्ड की नौकरी करूंगा और मैं पढ़ूंगा। तो घर वालों को जब इस बात का पता चला, बड़े भावुक हो गए और सारे लोगों ने जा करके फिर मनाया, भी ऐसा कोई कदम मत उठा देना, इससे परिवार की जो साख है उस पर फर्क पड़ेगा। तो उस समय बड़ा भावुकता बड़ा निर्णय रहा, चूँकि मैं अपने उद्देश्यों से, अपने अध्ययन से और अपने यात्रा से मैं किसी भी सूरत में पीछे लौटने का मन नहीं चाहता था कि बने। तो उस घटना ने प्रभावित किया। ऐसे कई ऐसी घटनाएं हुई, हौसला देने वाली भी ऐसी घटनाएं हुई। जैसे क्या अभी हाल की घटना बताऊं, एक वर्ष पहले ही महामहिम राज्यपाल केरल एक कार्यक्रम में आए हुए थे। मेरी मुलाकात कभी किसी से हुई नहीं। एक विश्वविद्यालय में मेरे मित्र हैं कुलाधिपति, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ राज्यपाल महोदय जनपद में आ रहे हैं और किस तरह से विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। मेरी एक किताब का विमोचन भी दरअसल होना था, तो अगर आप सक्षम हैं और उनसे बात करने में, तो क्या आप ला सकते हैं। मैं बोला, राज्यपाल का जो प्रोटोकॉल है बड़ा विशिष्ट प्रोटोकॉल होता है, सारा कार्यक्रम जारी होता है मिनट टू मिनट का, तो मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों के सानिध्य में रहने का और इस मजबूत इच्छा शक्ति का मैंने पहली बार ऐसा उदाहरण देखा कि मेरी 5 मिनट उनसे बात हुई, 5 मिनट नमस्ते की बात हुई, परिचय हुआ, बोला आइए मेरे पास बैठी। मात्र 5 मिनट में मैंने कहा कि ऐसे मेरी पुस्तक है हिंदी का विश्व विस्तार, और न जाने कहाँ से मेरे हृदय से भाव जागृत हुए हैं। पहली मुलाकात है, मैं कभी आपसे मिला नहीं। मेरी इस पुस्तक का मैं चाहता हूँ आज ही आप इसका विमोचन करके जाएं। बड़ा आश्चर्य व्यक्त करिए भी मेरा कार्यक्रम कितना मिनट टू मिनट का सारा कार्यक्रम है, और ऐसे में तमाम लोग भी कार्यक्रम चाह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी और भी बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अंदर से तुमसे इतना प्रभावित हूँ, चलो यस कर दिया, तुम्हारा कार्यक्रम फाइनल। केवल 5 मिनट में वो उस कार्यक्रम के पश्चात सीधे पूरा काफिला उस विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचा और मेरी इस किताब हिंदी का विश्व विस्तार का उनके करकमलों से विमोचन हुआ। तो जब हमारा संकल्प मजबूत होता है तो मैंने महसूस किया कि रास्ते स्वतः ही निकलते जाते हैं, कोई रोकने वाला आपको है नहीं। लेकिन ईमानदारी के साथ में आपकी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत होनी चाहिए। और मैं आपको इस पुस्तक की एक कविता सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। आपने शुरू में एक बहुत सुंदर बात कही, हिंदी के पुजारी। तो उस हिंदी के पुजारी को समेटते हुए इसमें एक कविता है, तो वो मैं चाहूंगा कि आप और हमारे सम्मानित श्रोता उस कविता का आनंद लें। छोटी सी कविता है, बाकी तो उसमें काफी कुछ है। तो वो चूंकि जो आपने बात की उस बात को समाहित करते हुए इस कविता की पंक्तियां हैं।
कि मैं हिंदी का अडिग पुजारी पर द्रोह नहीं भाषाओं से, मैं हिंदी का अडिग पुजारी पर द्रोह नहीं भाषाओं से, राष्ट्र प्रतीकों पर गर्व करें हम हिंदी अभिलाषाओं से, मैं हिंदी का अडिग पुजारी पर द्रोह नहीं भाषाओं से। मैं 2 ही पंक्तियां सुना रहा हूं। तो वो बात जो आपने कही उसे जोड़ते हुए कि भारत का विस्तार हिंदी, भारत की जयकार हिंदी, मानस का मन निर्मल करती, सबको करती प्यार है हिंदी, संस्कृति का जो पाठ पढ़ाती, संस्कृति का जो पाठ पढ़ाती, मधुरता का व्यवहार है हिंदी, कोटि जन की वाणी में बसती, साहित्य का श्रृंगार है हिंदी और विश्व पटल पर बढ़ती जाती, भारत की जयकार हिंदी, भारत की जयकार है हिंदी, 7 समुंदर पार है हिंदी। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने आपसे एक प्रश्न रखा है कि क्या आपसे दोबारा मुलाकात हो सकती है? निश्चित रूप से, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हूं और मैं हमेशा समर्पित हूं और आपके योगदान को, आपके कार्यों को मैं नमन करता हूं और उसी धारा से जुड़ करके मैं काम करने वाला हूं। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा जब कभी भी आप लोगों से जुड़ने का, मिलने का, साथ काम करने का मौका मिलेगा। मेरे ये परम सौभाग्य का विषय होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा-सा समय शेष है हमारे पास और थोड़ी-सी बातचीत और करनी है, क्योंकि चूँकि आप हमेशा से बड़े संजीदा रहे हैं और इतने सारे क्षेत्रों में जब आप कार्य करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा सुदृढ़ हो जाता है और जो इच्छा शक्ति तो सुदृढ़ है ही। लेकिन जो आपका बचपन रहा है, क्योंकि अब हम बात करेंगे आपके बचपन की, तो बचपन में भी आप नटखट थे या उस समय भी संजीदा थे? नहीं, बचपन से ही मुझे तो ये कहते थे स्वामी है कोई, तो इसीलिए छोटे से कोई हमें गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर पड़ी, एक ऐतिहासिक संस्था रही है स्वामी दर्शन जी द्वारा स्थापित हरिद्वार में, तो छोटे से को वहाँ भेज दिया और वहाँ मित्र मंडली भी हमारी ऐसी लगी। अभी मेरे साथ में ही है यहाँ एक राजेश जी हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और सारी मित्र मंडली, बहुत अच्छी मित्र मंडली मिली। तो उसी का परिणाम यह है कि ऊर्जा मिलती चली गई और वो जब गुरुकुल में मैं छोटे से विद्यार्थी के रूप में वहाँ गया तो तीसरे दिन ही मुझे मंच पर खड़ा कर दिया वहाँ बोलने के लिए। तो पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने मजबूत इच्छा शक्ति के वहाँ इतना सुंदर उद्बोधन हुआ। तो वहाँ हमारे गुरुजी पंडित हरि सिंह त्यागी जी और हरिगोपाल शास्त्री जी, तमाम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा विद्यार्थी हमें मिला है, इतनी अवस्था में इतनी भावना मजबूत है, तो उससे अपने आप में और शक्ति मजबूत होती चली गई। वहाँ एक बच्चों का संगठन होता था आर्य किशोर परिषद, फिर विद्वत कला परिषद, उसे नेतृत्व करने का बचपन में अवसर मिला। फिर जैसे ही विश्वविद्यालय स्तर पर आए तो वहाँ विश्वविद्यालय छात्र संघ का नेतृत्व करने का मिला। तो ये अनवरत यात्रा उन पारिवारिक संस्कारों के द्वारा पुष्ट होती चली गई जो बचपन में मजबूत संस्कार हमें मिले। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपको सुनने के लिए मीना राजपूत जी आई हैं जो पिछले हफ्ते किरदार जिंदगी का हिस्सा रही और इन्होंने बहुत अच्छा नेक काम किया है। जो बच्चे मानसिक रोगी होते हैं या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं उनके लिए बड़ा काम ये कर रही हैं। तो मैं आपको मेरा इनको सादर प्रणाम है, अभिनंदन है और ऐसे व्यक्तित्व निश्चित रूप से हम सबके लिए अनुप्राणित करने वाले हैं। तो मैंने सादर नमन। जी बिल्कुल सही। और हमारे किरदार में खास लोग ही आते हैं और हमारे खास लोग हमारे जो कार्यक्रम है उसको खास बनाते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हिंदी के लिए आपने इतना कुछ किया, प्रचार किया, प्रसार किया, मंत्रालय में भी आप हैं ताकि आप हिंदी को महत्व दे सके, हिंदी के लिए कार्य कर सके। भविष्य की क्या योजनाएं हैं नवांकुरों को या नई पीढ़ी को आप हिंदी के प्रति सजग अगर करना चाहते हैं तो किस रूप में करना चाहते हैं? क्या कुछ विशेष आपके पास है योजनाएं? बहुत सुंदर। ये बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम नवांकुर जो हैं, हम देखते हैं कि आज हिंदी भाषा के प्रति बड़ी अजीब स्थिति देखने को मिलती है, खासतौर से वर्तनी ज्ञान बच्चों को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम गुणवत्ता युक्त भाषा ज्ञान बच्चों को दे सकें, तो उसके लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के माध्यम से हम विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। एक हमारा संगठन विश्व हिंदी मंच, उसके माध्यम से अलग अलग राजभाषा संवाद, कभी हिंदी संवाद, कभी विद्यार्थियों की विभिन्न कार्यक्रम और बाल कवि सम्मेलन, इस तरह के तमाम प्रकल्प नवांकुरों को जोड़ने के लिए और जो नव साहित्यकार हैं उन्हें मजबूत मंच देने के लिए विभिन्न सम्मान कार्यक्रम, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अनेक तरह के प्रकल्प समय समय पर आयोजित करना मेरी आदत रही है। और उसका परिणाम यह है कि हम
इतना मजबूत अपना संगठन खड़ा कर सके हैं। तो मेरी यही विनती है कि हम सब अपने अपने सबके जीवन के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ज़रूरतें होती हैं जीवन की, लेकिन उसके साथ-साथ हम अपनी भाषा के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति हम काम करें, तो मेरा ये अनुरोध है। और हमारा देश इस समय अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है और आने वाले सालों में हम देश की 100वीं सालगिरह आज़ादी की मनाएँगे, लेकिन वो तब तक अधूरे हैं जब हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ-साथ हिंदी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भाषा, उसके प्रति हम जागरूक ना हो, उसके प्रति जवाबदेह ना हो और उसके प्रति समर्पित भाव ना हो, तो मैं समझता हूँ वो अधूरा है। तो हम अपनी भाषा के प्रति अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में हिंदी को आत्मसात करते हुए अपनी पीढ़ी को हिंदी से समुन्नत करें, संस्कारित करें। तो ये मेरा करबद्ध निवेदन है। मैं पुनः सभी उपस्थित जो दर्शक हैं, जो बहुत ही मनीषी हैं और मुझसे बहुत वो विद्वान हैं, मैं तो अपने आप को अकिंचन समझता हूँ। मैं सभी के चरणों में और सभी को सादर नमन करते हुए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इतनी सारी बातें हमने की हिंदी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी जो यात्रा रही है उसके बारे में और आपके बचपने के बारे में, सारा कुछ हमने आज 1 घंटे में समेटने की कोशिश की। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद करने के लिए। अगली बार नए किरदार के साथ फिर वैभवी हाजिर होगी बुधवार शाम 7 बजे और इस बार परिचर्चा में हम बाबाओं पर कुठाराघात करेंगे। वो बाबा जो प्रवचन के माध्यम से पैसे भी कमाते हैं और किसी भी तरह के हादसे के लिए वो जिम्मेदार भी नहीं होना चाहते। बहुत सारी बातें हम करेंगे। बहुत मुश्किल सा ये विषय है जो हमने चुना है और कहीं ना कहीं ये कुठाराघात भी है कुरीतियों के ऊपर, तो हमने बहुत हिम्मत जुटाई है। आप सभी से निवेदन है कि हमारी हिम्मत को और हिम्मत दीजिएगा, कार्यक्रम से जरूर जुड़िएगा। तो जतींद्र कटारिया जी, बहुत बहुत आपका आभार और हिंदी साहित्य आपका भी बहुत बहुत संस्थान। धन्यवाद। राकेश छोकर जी, राकेश कुमार आर्य जी, तमाम ऐसे ही मैं समझता हूँ एक से एक हस्ती आप इस गुलदस्ते में जोड़ करके और इस मणिक माणा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो आपके योगदान को मैं वंदन करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार और हिंदी साहित्य संस्थान हमेशा आपका आभारी रहेगा। अगली बार नए किरदार के साथ फिर उपस्थिति होगी मेरी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।